अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चे, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दीज आर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। और ये न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी के अंदर थ्रू फूड लेकर जाते हैं। यानी कुछ ऐसी फूड हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं फूड के इस्तेमाल करने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होती हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं? बच्चे, उनमें ब्रेड है, पास्ताज हैं, बीन्स जैसे वो फलियां होती हैं, पोटैटोज, ब्रान, राइस और सीरियल, ये मेन सोर्स है। और आप लोग को पता है कि किसी भी इंसान की सेहत को मेंटेन करने की खातिर, हेल्थ को मेंटेन करने की खातिर बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। और इस बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स की एक प्रॉपर परसेंटेज या आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन मौजूद होता है। अगर हम उस चीज को बुनियाद बना लें तो बच्चे, डेली की जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज 400 ग्राम एडल्ट्स में। और इसी 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें 50 to 70% पूरी होती हैं। अगर बच्चे हम प्लांट्स को देख रहे हैं तो प्लांट्स की बॉडी से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो बाकी पोर्शन ड्राई वेट कहलाता है। उसका ऑलमोस्ट 80% कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के ड्राई वेट का ऑलमोस्ट 1% प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है। एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन लिविंग ऑर्गन। लिविंग ऑर्गन की बॉडी के अंदर ये कसरत के साथ मौजूद होते हैं। यह दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने वाले तमाम सेल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स कसरत के साथ मौजूद होते हैं। अगर बच्चे हम कार्बोहाइड्रेट्स के रोल को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल रोल एज वेल एज फंक्शनल रोल। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ट्रायोजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, ग्लूकोज वगैरह, इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका मेन रोल सेल्स के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन है। दीज एक्ट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इनके स्ट्रक्चरल रोल को देखें तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा जो प्रोटिस्ट होते हैं कुछ, और जो फंजाई हैं, इनकी बॉडी को बनाने वाले सेल्स की सेल वॉल के अंदर लाजमी हिस्सा होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यह है कि मेन कंपोनेंट जो सेल वॉल के हैं वो बच्चे ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। एग्जांपल को देख रहे थे बच्चे, जो सेलुलोज है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। और आमतौर पर सेलुलोज मौजूद होते हैं वुड में, कॉटन और पेपर कागजात के अंदर होते हैं। इसी तरीके से स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट्स की एक दूसरी टाइप है। और ये है स्टार्चेस किन किन चीजों के अंदर मौजूद होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन सीरियल, यानी अनाज वाली जो फसलें हैं जैसे व्हीट है, राइस है, या रूट ट्यूबर्स हैं, पोटैटोज इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, केन शुगर है, मिल्क शुगर है, इनके अंदर मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं किसका? फोटोसिंथेसिस का। यानी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम कंपोजिशन को देखेंगे तो मेन या असेंशियल एलिमेंट्स तीन ही होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगरचे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें इन तीन से हटकर नाइट्रोजन वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन असेंशियल एलिमेंट्स जो हर कार्बोहाइड्रेट का लाजमी हिस्सा होते हैं वो यही तीन ही हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इन तीनों एलिमेंट्स की जो रेशियो है वो 1:1 है। यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। जर्नल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के बच्चे होता है CXH2OY। अब इस फार्मूले के अंदर X से क्या मुराद है? X इज द बेसिकली अ होल नंबर।
यानी एक ऐसा हिंसा होता है जो होल नंबर यानी कि मुकम्मल हिंसा होता है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनको हम होल नंबर का नाम देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो एक्स की वैल्यू हो वो होल से हटकर हो, जैसे 3.5 है, 4.25 है, 5.25 है। तो इस तरह की फिगर एक्स की किसी भी कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलती। और एक्स क्या है? नंबर है, तादाद है। और ये किस चीज की तादाद है? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एटम्स की तादाद होती है। और किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन एटम्स की मिनिमम 3 और मैक्सिमम थाउजेंड्स के अंदर होती है। अगर बच्चे हम वाई की बात कर लें तो ये वाई क्या है? वाई अगेन आ होल नंबर, ये भी होल नंबर है। और वाई किस चीज का नंबर है? किस चीज की तादाद को शो करता है ये हिस्सा? बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद को शो करता है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स में H2O की तादाद कितनी होगी? एंड द वैल्यू ऑफ Y मे बी द सेम जस्ट लाइक X। यानी कार्बोहाइड्रेट में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें X की वैल्यू और Y की वैल्यू सेम होती है। और उनके एग्जांपल बच्चे हम मोनोसैकेराइड्स की लेते हैं। तमाम मोनोसैकेराइड्स में कार्बन और वाटर में जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। आर डिफरेंट, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। और वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? बेसिकली दोस आर ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब आप लोग इसकी कुछ एग्जांपल देखें। ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, और इस ग्लूकोज का शुमार मोनोसैकेराइड में किया जाता है। अगर बच्चों इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनता है CH2O। जो वैल्यू C की होगी वही वैल्यू, वही नंबर वाटर का होगा। यानी अगर C6H12O6 को हम 6 पर डिवाइड कर दें तो कार्बन की तादाद 1 और वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि x और y की वैल्यू विल बी द सेम, एंड दिस सिचुएशन विल बी इन ऑल ऑलमोस्ट ऑल मोनोसैकेराइड्स। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं सक्रोज की। और सक्रोज का शुमार बच्चे ओलिगोसैकेराइड में किया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनता है C12 ब्रैकेट फिर H2O और 11। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू कितनी है? 12, और y की वैल्यू कितनी है? 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओलिगोसैकेराइड में x और y की वैल्यू डिफरेंट होती है। लिटरल मीनिंग कार्बोहाइड्रेट्स का जो लफ्जी तर्जमा है कौन सा है? हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन होती है वो हाइड्रेटेड होती है, मींस वाटर के साथ मिली हुई है। आप लोग बच्चे इसके जनरल फार्मूले को देखिएगा कि C आ गया है ब्रैकेट H2O, यानी ये वो कार्बन है जो वाटर के साथ जुड़ी हुई है या मिली हुई है। इसी वजह से इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स रखा गया है, यानी कि हाइड्रेटेड कार्बन वाले कंपाउंड। अब हम इनकी डेफिनेशन करेंगे दो तरीकों से। एक तो इसकी केमिकल डेफिनेशन है, दूसरी एक कन्वेंशनल डेफिनेशन समझ लें या सिंपल डेफिनेशन समझ लें। पहले हम जरा सिंपल डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके अंदर जो मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं उनको भी देखेंगे, फिर हम इसकी केमिकल डेफिनेशन की तरफ आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, and in which hydrogen and oxygen are present in the same ratio as they are present in water। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो वैसे ही होती है जैसा कार्बन और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वाटर में होती है। वाटर में रेशो क्या है? 2:1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। बिल्कुल इसी तरीके से जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 ही होती है। अब इसके एग्जांपल देखिएगा, ग्लूकोज C6H12O6। इसके अलावा राइबोज को देखिएगा C5H10O5। इन दोनों एग्जांपल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन की तादाद
ऑक्सीजन की तादाद से डबल है, सेम रेशो है, यानी कि 2:1 वाली। लेकिन ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अप्लाई होता हो। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये रेशो मौजूद नहीं होती। अब उसकी भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है डी ऑक्सी राइबोस। ये डी ऑक्सी राइबोस राइबोस की एक टाइप होती है, राइबोस शुगर की एक टाइप, बल्कि पेंटोज शुगर की एक टाइप है डी ऑक्सी राइबोस, जिसमें एक ऑक्सीजन माइनस कर दी जाती है। राइबोज शुगर नेचुरली मौजूद होती है और डी ऑक्सी राइबोज शुगर को सिंथेसाइज किया जाता है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो बच्चे ये बनता है C5H10O4। यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 वाली नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2:1 वाली रेशो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो होती है, लेकिन एक्सेप्शन फिर भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप की एक्सेप्शन भी हमें मिलती हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड, आप एसिटिक एसिड का फार्मूला देखें तो C2H4O2 है। अब इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसके अलावा तीनों एलिमेंट्स के अंदर रेशो 1:1 वाली ही है, लेकिन इसके बावजूद इस एसिटिक एसिड को हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। इसकी दो वजूहत है। पहली वजह तो यह है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मिनिमम तादाद 3 होती है और एसिटिक एसिड में कार्बन की तादाद 2 है। अगरचे बाकी सारी जो चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलती हैं, लेकिन ये जो मेन चीज है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं मिलती, कि कार्बोहाइड्रेट्स में मिनिमम तादाद कार्बन की 3 होती है, जबकि इसके अंदर कार्बन की तादाद 2 है। एक तो ये रीजन है। दूसरे एक और रीजन भी है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम ले लें, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। लेकिन अगर आप इस एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप देखें, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में बचे, तो इसमें आप लोगों को नजर आएगा COOH। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, नॉट कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। और जिसके अंदर ऐसा ग्रुप मौजूद हो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं, लैक्टिक एसिड C3H6O3। अब इसके अंदर देखेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, रेशियो भी 1:1 वाली है, और एक और कंडीशन भी पूरी हो रही है, इसमें कार्बन की मिनिमम तादाद जो कि 3 होती है वो भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इस लैक्टिक एसिड को हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। रीजन क्या है? सेम जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि लैक्टिक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, नॉट एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो इस तरह की कुछ एक्सेप्शन जो है ना मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट केमिकली कैसे कंपाउंड होते हैं। बच्चे, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद ज्यादा होती है। पोली मीन मैनी, यहां पर हम ले पोली से मुराद लेंगे मोर देन वन, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद मोर देन वन होती है, और साथ ही इनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तौर पर भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद भी 1 से ज्यादा होती है और साथ ही उनमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी और है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मुराद क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आपस में मिलकर बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उसके एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आगे। And when these complex substances are broken down, जब इन complex substances को हाइड्रोलाइज किया जाता है with the help of water, इनको तोड़ा जाता है, तो उनके छोटे छोटे जो पीसेस बनते हैं, छोटे छोटे जो मोनोमर्स बनते हैं, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट होते हैं। अब आप लोगों के सामने ये दो एग्जांपल हैं। इनमें एक के नीचे लिखा होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप इसमें देखें कार्बन की तादाद कितनी है? 3। और इसमें जो कार्बन नंबर 1 है, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। इस एक फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी जो कार्बन है
उनके ऊपर एक एक OH मौजूद है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद भी एक से ज्यादा है और साथ ही इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दूसरा आप बच्चे देखिएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन लिखा हुआ होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप। ये जो सेकंड नंबर वाली कार्बन आप लोगों को नजर आ रही है, जहां पर सी ने कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, दिस इज अ कीटोन ग्रुप। और इसके अलावा बाकी जो दो कार्बन हैं, हर एक के ऊपर एक एक OH मौजूद है। तो बच्चों, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बात भी की है। आप लोगों के सामने एक और फार्मूला देखिएगा, इसमें छोटे 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 यूनिट ग्लूकोज के जो मोनोमर है, ग्लूकोज बेसिकली वो मेंशन है। अब देखिए, ये छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिले हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ा कंप्लेक्स किस्म का मॉलिक्यूल बन गया है। और इस कंप्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल को जब वाटर की मदद से तोड़ा जाता है, तो बच्चों इन छोटे छोटे सब्सटेंसेस जिनको हम मोनोमर भी कहते हैं, उनके अंदर पाया जाने वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज ब्रेक हो जाता है और उसके नतीजे में ये सारे मोनोमर्स अलग अलग हो जाते हैं। दीज मोनोमर्स विल बी कॉल्ड एज सब यूनिट्स। दीज सब यूनिट्स मे बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम सोर्सेज की तरफ आते हैं, तो बच्चों इनका जो मेन सोर्स है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम मेनली डिस्कस करते हैं ग्रीन प्लांट्स को। ये ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर दूसरी टाइप के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ये डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के नतीजे में नहीं बनते, बल्कि इस तरह के ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये कुछ केमिकल चेंजेस के नतीजे में जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती हैं बनते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली चेंज होते हैं और प्रोटीन्स को बनाते हैं, लिपिड्स को बनाते हैं, और इसके साथ ही कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं, उनको भी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा चाहे यहाँ पर हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि सम टाइम कार्बोहाइड्रेट्स कुछ दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होने के बाद जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं या रिजल्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड का नाम दे देते हैं। अब उसके एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अब अच्छा, जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कंबाइन होंगी तो नतीजे के तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन के कंपाउंड बनेंगे एंड ग्लाइकोप्रोटीन कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड के सब्सटेंसेस बनते हैं एंड दी सब्सटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। तो इनकी इंटर कन्वर्जन होती है प्लांट्स में और ऐसे कॉन्जुगेटेड सब्सटेंसेस बनते हैं। फिर इन कॉन्जुगेटेड सब्सटेंसेस का रोल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? बच्चे, पहला रोल तो यह है कि दीज एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं कहां पर? इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल, यानी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स की बैरूनी सेल पर कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कुछ मैट्रिक्स मौजूद होते हैं। उन मैट्रिक्स के अंदर ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल के आसपास के जो बल्कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर भी ये सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट बचे, दीज कॉन्जुगेटेड कंपाउंड आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। लिविंग सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं और उनके अंदर ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड अहम तरीन कंपोनेंट्स में शुमार होते हैं। नेक्स्ट बच्चे, हम इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कह देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? सैकराइड। और ये जो लफ्ज सैकराइड है, ये कहां से निकाला गया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक यूनानी लफ्ज है, उसको हम कहते हैं सैकरान। सैकरान किस जुबान का लफ्ज है? यूनानी जुबान का। और इसी सैकरान से वर्ड सैकराइड निकाला गया है।
और सैकराइड का मतलब क्या है? शुगर। यानी हम यूं कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, दीज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज शुगर। कुछ कंपाउंड को हम सिंपल शुगर का नाम दे देते हैं, कुछ को हम कम्प्लेक्स शुगर का नाम दे देते हैं, कुछ को हम हाईली कम्प्लेक्स शुगर का नाम दे देते हैं, लेकिन कहलाते सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर ही है। सिंगल सैकराइड यूनिट किसको कहते हैं? यानी सिंगल सैकराइड यूनिट हम किसको कहते हैं? आप लोग के सामने दो फार्मूले हैं बच्चों। एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एक सिंगल शुगर है, सिंगल मॉलिक्यूल है, और इसको हम सिंगल सैकराइड यूनिट का नाम देते हैं। इसी तरीके से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, 3 कार्बन पर मुश्तमिल, ये एक और यूनिट है, इसको भी हम सिंगल सैकराइड यूनिट का नाम देते हैं। इसी तरीके से कार्बन की तादाद जिनके अंदर 4 होती है उनको हम टेट्रोस शुगर कहते हैं। दे आल्सो एक्ट एज सिंगल सैकराइड यूनिट। पेंटोसिस सिंगल सैकराइड यूनिट्स, हेक्सोसिस सिंगल सैकराइड यूनिट्स, और हेप्टोसिस जिनके अंदर कार्बन की तादाद 7 होती है उनको भी हम सिंगल सैकराइड यूनिट कह देते हैं। उसके बाद बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इन सिंगल सैकराइड यूनिट्स की कंडेंसेशन से बनते हैं। और ये सिंगल सैकराइड यूनिट टेक्निकली कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? दीज आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी ये कम्प्लेक्स नहीं होते, या तो ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड आपके सामने मौजूद है, या फिर ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, वो भी आप लोगों के सामने मौजूद है। तो इनको हम क्या नाम देंगे? सिंगल सैकराइड यूनिट। अब अच्छा, हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं 3 मेन ग्रुप्स के अंदर। वो 3 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोनोसैकराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसैकराइड्स, नंबर 3 पॉलीसैकराइड्स। ऑल दीज 3 ग्रुप्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये उसके डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज हैं। अब अच्छा, हमने इनके अंदर पहले पहले कुछ डिफरेंसेस को देखना है। कॉमन नेम्स कौन कौन से हैं? मोनोसैकराइड का बच्चे जो कॉमन नेम है वो सिंपल या सिंगल शुगर है। यानी ये वो ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का जिसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड शामिल होते हैं उन सबको हम या तो सिंपल शुगर कहते हैं या फिर हम सिंगल शुगर कहते हैं। ओलिगोसैकराइड में जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेस कम्प्लेक्स शुगर या जस्ट कम्प्लेक्स शुगर का नाम लेते हैं। लेस कम्प्लेक्स से मुराद क्या होगा? पॉलीसैकराइड से यह कम कम्प्लेक्स होते हैं। पॉलीसैकराइड को हम क्या नाम देंगे? हाईली कम्प्लेक्स शुगर। यानी इस ग्रुप के अंदर जितने भी शुगर मौजूद हैं दीज आर हाईली कम्प्लेक्स। दूसरा डिफरेंस है नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट, यानी एक मोनोसैकराइड में जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनके अंदर सैकराइड यूनिट की तादाद कितनी होती है? बच्चों सिंगल सैकराइड यूनिट मोनोसैकराइड ग्रुप में शामिल होते हैं। अगर हम ओलिगोसैकराइड की बात करते हैं तो ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सैकराइड यूनिट की तादाद वेरी करती है। कुछ ऐसे ओलिगोसैकराइड हैं जिनमें सैकराइड यूनिट्स की तादाद 2 होती है, उनको हम डाई सैकराइड कहते हैं। कुछ के अंदर 3 होती है, उनको हम ट्राई सैकराइड कहते हैं। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा ओलिगोसैकराइड होता है उसमें सैकराइड यूनिट्स की तादाद 10 होती है। अगर हम पॉलीसैकराइड की बात करते हैं तो बच्चे पॉलीसैकराइड में जितने भी कंपाउंड शामिल किए जाते हैं उनमें सैकराइड यूनिट की तादाद 10 से ज्यादा होती है। अब इन तमाम चीजों को हमने आगे आने वाले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट बच्चे एक और डिफरेंस देखते हैं इन तीनों ग्रुप के अंदर, वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, कम हैं या नहीं है? तो मोनोसैकराइड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओलिगोसैकराइड की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज लेस, कम होती है। और पॉलीसैकराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जब ये डिसॉल्व या सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, अदरवाइज दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोलिसिस अगर हम देखें तो मोनोसैकराइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी ये वो यूनिट होते हैं जिनको फर्दर वाटर की वजह से तोड़ा नहीं जा सकता।
अगर ये जबरदस्ती तोड़ लिए जाएं तो फिर बच्चों ये मोनोसेक्राइड वाले, तो फिर इनके जो छोटे पीसेस बनते हैं वो मोनोसेक्राइड आमतौर पर नहीं होते। जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड में सेक्राइड यूनिट की तादाद एक से ज्यादा होती है, और इन यूनिट्स के दरमियान में कौन सा लिंक मौजूद होगा, दैट विल बी ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक लिंक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और उस बॉन्ड को वाटर की मदद से तोड़कर सिंपल सेक्राइड यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं दीज कैन बी हाइड्रोलाइज, और पॉलीसेक्राइड भी हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं। अगर इनके टेस्ट की बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसेक्राइड में स्वीटनेस कम होती है, while पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस। अगर फार्मूले को देखते हैं तो मोनोसेक्राइड का फार्मूला है CH2ON, यानी किसी भी मोनोसेक्राइड ग्रुप में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनमें जितनी तादाद कार्बन की होती है उतनी ही तादाद वाटर मॉलिक्यूल की होती है। ओलिगोसेक्राइड में बच्चे अगर हम देखें तो ओलिगोसेक्राइड के अंदर फर्दर काफी सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, मसलन डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। तो इसमें हर एक का फार्मूला चेंज होता है। डाइसेक्राइड एक ऐसा ओलिगोसेक्राइड होता है जिसमें दो मोनोसेक्राइड इकट्ठे कंबाइन होते हैं, और उसका फार्मूला होगा CnH2ON-1। मतलब क्या होगा, किसी भी डाइसेक्राइड में जितनी तादाद कार्बन एटम की होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद एक कम होगी। इसी तरीके से अगर ट्राइसेक्राइड की बात करेंगे तो उसमें फार्मूला होगा CnH2ON-2, यानी जितनी तादाद कार्बन की होगी वाटर मॉलिक्यूल की तादाद दो कम होगी। और जो पॉलीसेक्राइड है इनका फार्मूला CXH2OY है, यानी X और Y दोनों की वैल्यूज चेंज होती हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बच्चे मोनोसेक्राइड को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी अगर किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एल्डो शुगर का नाम देते हैं। शुगर चूंकि हर कार्बोहाइड्रेट को कह देते हैं, इसी वजह से मोनोसेक्राइड में सारे मॉलिक्यूल शुगर ही कहलाते हैं, और ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो एल्डो शुगर कहलाएंगी। इसी तरीके से ऐसी शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप होगा उनको हम कीटो शुगर का नाम देंगे। तो ये दो ग्रुप बनते हैं मोनोसेक्राइड में, एल्डो शुगर और कीटो शुगर। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये दूसरी बेस है जिसके ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मिनिमम तादाद, किसी भी मोनोसेक्राइड वाले कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मिनिमम तादाद 3 और मैक्सिमम तादाद 7 होती है। तो जिन मोनोसेक्राइड में कार्बन की तादाद 3 होगी उनको हम ट्राइओसिस, जिनमें 4 होगी टेट्रोसिस, जिनमें 5 होगी पेंटोसिस, जिनमें 6 होगी हेक्सोसिस, और जिनमें 7 होगी हेप्टोसिस कहलाते हैं। अगर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं तो इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड रिलीज ऑन हाइड्रोलिसिस की बेस के ऊपर होती है। यानी ओलिगोसेक्राइड को जब हम वाटर की मदद से ब्रेक करते हैं तो उसके नतीजे में कितने मोनोसेक्राइड रिलीज होते हैं। डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड रिलीज होते हैं, ट्राइसेक्राइड में 3 मोनोसेक्राइड रिलीज होते हैं, टेट्रासेक्राइड में 4 मोनोसेक्राइड रिलीज होते हैं, और पेंटासेक्राइड में 5 मोनोसेक्राइड रिलीज होते हैं। यह सिलसिला चलता है 10 मोनोसेक्राइड की रिलीजिंग तक, और आखिरी जो सबसे बड़ा ग्रुप आ जाता है ओलिगोसेक्राइड का, दैट इज कॉल्ड एज डेकासेक्राइड, जिसमें 10 मोनोसेक्राइड यूनिट रिलीज होते हैं। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसकी भी दो बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रोल इन द ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी है। इसी तरीके से एक और बेस है इनकी पॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, दो टाइप के ये कंपाउंड होते हैं जिनको हम पॉलीसेक्राइड कह रहे हैं। इनकी फर्दर डिटेल इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।